हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आपकी कक्षाओं में इस समय भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास का अध्ययन कराया जा रहा है। हम लोग मगध के उत्कर्ष का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, मगध के उत्कर्ष में हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में अध्ययन किया। बिंबिसार का जो उसकी युद्ध नीति थी, जो उसका वैवाहिक संबंध था, जो उसकी कूटनीति थी, तीनों का प्रयोग करके वह मगध की सीमाओं में विस्तार करता है। इसका जो अगला शासक होगा, बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी होगा, हर्यक वंश का जो अगला शासक होगा, वह है बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। महत्वपूर्ण शासक है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, सबका हम लोग अध्ययन करेंगे। सब महत्वपूर्ण है, नोट करिए, घर पे जाके रिवीजन करिए और अजातशत्रु से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, जिस भी क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करिए। देखिए, पढ़ने का ही तरीका है कि हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। आपका उत्तरदायित्व है कि घर जाइए, नोट्स को रिवीजन करिए, उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करिए, जो नहीं आता है उसको पूछिए। जल्द ही हम लोग किसी संस्थान के माध्यम से टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं। आपको हर एक टॉपिक पे कुछ न क्वेश्चन भेजा जाएगा, आपको समय दिया जाएगा और दूसरे दिन उसकी व्याख्या कर दी जाएगी। तो आप लोग संस्थान से जुड़िए, चैनल से जुड़िए, अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अजातशत्रु, देखिए अजातशत्रु, इसका जो कार्यकाल है वह है 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व। 492 तक बिंबिसार शासक रहता है। बिंबिसार का पुत्र है, इसे पितृहंता बोला जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहते हैं इतिहासकार कि बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवदत्त। देवदत्त के कहने पे इसने अपने पिता की हत्या किया था। और यहां तक कहा जाता है कि बिंबिसार से लेके जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक जो था नागदशक, उसने भी अपने पिता की हत्या करके शासन सत्ता पे अधिकार जमाया था। इसीलिए इस पूरे वंश को, हर्यक वंश को, पितृहंता वंश के नाम से संबोधित करते हैं। अब क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है, ये शोध का विषय है। आगे कोई नया तथ्य प्रमाण आएगा तो आपको बताया जाएगा। देखिए, बिंबिसार का पुत्र है। महत्वपूर्ण क्या है, इसकी जो उपाधि है वह है कुणिक की और वैदेही पुत्र की। अब कुणिक कौन कहता है, वैदेही पुत्र कौन कहता है, अब अभी इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, जैन परंपरा में इसको कुणिक कहा गया है। जैन परंपरा में इसको कुणिक कह के संबोधित किया गया है, महत्वपूर्ण है। और बौद्ध परंपरा में इसे वैदेही पुत्र या अजातशत्रु कह के संबोधित किया गया है। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ही न हो, शत्रुहीन हो। पृथ्वी पे वह व्यक्ति जिसका कोई दुश्मन ही ना हो, शत्रु ना हो, उसे अजातशत्रु कहा गया है। अब देखिए, साम्राज्यवादी शासक है, विस्तारवादी नीति का पालन करेगा और इसी क्रम में इसका जो सबसे पहले संघर्ष होगा वह कौशल से होगा। कौशल से संघर्ष होगा। कौशल से संघर्ष में पहली बार अजातशत्रु विजयी रहता है। पहले आक्रमण में अजातशत्रु को विजय मिलती है, दूसरे आक्रमण में अजातशत्रु पराजित होता है। महत्वपूर्ण यह है कि अजातशत्रु पराजित होने के बाद वह प्रसेनजीत के द्वारा छोड़ दिया जाता है। क्यों? कौशल नरेश प्रसेनजीत अजातशत्रु को मुक्त कर देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, मगध है एक बड़ा राज्य था। मगध एक
उसके पास एक विशाल सेना थी, निरंतर अपना विस्तार कर रहा था। प्रसेनजीत को लगा कि यदि हम अजातशत्रु को नहीं छोड़ेंगे तो दुश्मनी की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी, जिससे कोसल राज्य का विनाश हो जाएगा। अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए, एक प्रकार की अस्थायी शांति चाहने के लिए, स्थापित करने के लिए, अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए वह अजातशत्रु को छोड़ देता है। यह बहुत ही उसकी कूटनीति थी प्रसेनजीत की। प्रसेनजीत यदि अजातशत्रु को नहीं छोड़ता तो इसका जो परिणाम था वह कोसल के लिए अच्छा नहीं होता। भविष्य को देखते हुए कोसल नरेश ने बहुत ही दूरगामी कदम उठाया और अजातशत्रु को छोड़ दिया और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह भी वह अजातशत्रु के साथ कर दिया। क्योंकि जब पहला युद्ध हुआ था तो पहले युद्ध में काशी बिंबिसार को दहेज के रूप में मिला था। काशी बिंबिसार को दहेज के रूप में मिला था। और जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया, इससे प्रसेनजीत काफी नाराज हुआ। क्यों नाराज हुआ? क्योंकि महाकोसला की शादी, जो उसकी बहन थी, उसकी शादी बिंबिसार के साथ हुई थी। अब बिंबिसार की मृत्यु के बाद महाकोसला की भी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। प्रसेनजीत नाराज होता है और काशी का जो प्रांत उसको दिया था उसको छीन लेता है। इससे क्रुद्ध होता है अजातशत्रु और वह आक्रमण कर देता है प्रसेनजीत के ऊपर। प्रसेनजीत के ऊपर आक्रमण होता है तो दो युद्ध होते हैं। पहले युद्ध में अजातशत्रु विजयी होता है, काशी को ले लेता है, पुनः छीन लेता है। आपको बताए थे काशी का क्या महत्व था। दूसरे युद्ध में अजातशत्रु हार जाता है, काशी पुनः प्रसेनजीत के पास चला जाता है, क्योंकि अजातशत्रु बंदी बनाया जाता है। प्रसेनजीत को अस्थायी शांति चाहिए, मगध का उत्कर्ष हो रहा था। प्रसेनजीत जान रहा था अजातशत्रु का एक लंबा भविष्य है, साम्राज्यवादी शासक है, इसलिए इससे अस्थायी मित्रता स्थापित किया जाए, इसके साथ शत्रुता न मोल लिया जाए। इसी क्रम में वह अजातशत्रु को मुक्त करता है। मुक्त करने के बाद अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह उसके साथ कर देता है और काशी का प्रांत पुनः दे देता है अजातशत्रु को। अब देखिए, पहला संघर्ष में अजातशत्रु बढ़त की स्थिति में होता है। काशी जो गया था उसे पुनः मिल जाती है और प्रसेनजीत के साथ उसका संबंध फिर से प्रगाढ़ हो जाता है, उसका दामाद बन जाता है, उसका जमाता बन जाता है। अब देखिए, उसका दूसरा संघर्ष किसके साथ होता है? बज्जी संघ से होता है। महत्वपूर्ण शासक है, 16 महाजनपद का महत्वपूर्ण महाजनपद है, मजबूत उसकी रक्षा पंक्ति है, उसकी सैन्य व्यवस्था उत्तम है, उसके नागरिक अपने राज्य के प्रति वफादार हैं। और बज्जी संघ में ही वैशाली के जो लिच्छवी थे वो महत्वपूर्ण क्या नाम गण थे। अब बज्जी संघ को जितना अजातशत्रु के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो सैन्य कार्रवाई करके बज्जी संघ को नहीं जीत सकता था। अब उसने क्या नीति अपनाई? अब उसने भेद नीति अपनाई। उसने बज्जी संघ में फूट डलवा दी। जो बज्जी संघ कई गणराज्यों का संघ था उसको उसने अलग करवा दिया। अलग करवा देगा तो बज्जी संघ कमजोर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि बज्जी संघ को पराजित करने के लिए अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के पास गया था। महात्मा बुद्ध ने उसे कहा था कि यदि बज्जी को जीतना चाहते हो तो उसके संघ में फूट करवा दो। अब कहां तक सत्य है कहां तक असत्य है, बात की बात है। ऐसा इतिहासकार कहते हैं। वैशाली के लिच्छवी सबसे मजबूत थे, बज्जी संघ में फूट हो जाता है। अब एक इसका मंत्री था वत्सकार।
बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। ये जाता है अपनी कुशल नीति से वज्जी संघ में भेद करवा देता है। आपको बताए थे 16 महाजनपद का एक महत्वपूर्ण गणराज्य था वज्जी संघ और मल्ल, फूट करवा देता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि वज्जियों को युद्ध में पराजय झेलनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वज्जी के साथ युद्ध में फूट के बाद भी वज्जियों की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार एक रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक शस्त्र का प्रयोग किया था। परीक्षा में पूछा जाता है कि रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? इसका प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। किसके साथ युद्ध में? वज्जियों के साथ युद्ध में। वज्जी पे आक्रमण सफल हुआ, काशी को लिया गया, कौशल को बैलेंस किया गया, अब विदेह के ऊपर भी अधिकार किया गया। मल्ल जो एक महाजनपद था, 16 महाजनपद में गणतंत्र था, इसके ऊपर भी अधिकार किया गया। कहने का तात्पर्य है कि जब तक अजातशत्रु रहा तब तक मगध की सीमाओं में निरंतर विस्तार करता रहा। अब देखिए, अब इसके अन्य पहलू पे भी अध्ययन कर लिया जाए। यह धर्म से बौद्ध मतानुयायी था महात्मा बुद्ध। इसी के शासनकाल में महानिर्वाण को प्राप्त हुआ था। कहते हैं इतिहासकार कि इसके शासन के 8वें वर्ष में, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनारा में, कुशीनगर में हुआ था। और यह बुद्ध का मित्र भी था, बुद्ध से तमाम बातों पर चर्चा करता था। वज्जी संघ को जब जीतना था तो बुद्ध ने ही से परामर्श दिया था, भेद नीति और कूटनीति के द्वारा अपने मंत्री वत्सकार को भेजा था वह। और सबसे महत्वपूर्ण, इसी के शासनकाल में करीब 483 ईसा पूर्व, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है लेकिन संभवतः है 483 ईसा पूर्व में, इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। हीनयान महायान को लेके मतभेद शुरू हुआ। एक थे जो कहते थे परंपरावादी थे, एक परिवर्तनवादी थे। तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई किसके काल में? राजगृह में। पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगीत सबसे पहले पूछेगा कहां पर हुआ? राजगृह में हुआ। कौन शासक था? कौन शासक था पूछता है। शासक था अजातशत्रु। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। सब पूछा था, सब परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, जाके देखिएगा। तो बौद्ध संगीत हुई। जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, इतनी घटनाएं घटी इसके शासनकाल में, क्योंकि बिंबिसार की हत्या करके ये इन्होंने शासन संभाला था, शासन सत्ता। तो इनका एक पुत्र था उदयन या उदयभद्र। इसका शासनकाल क्या है? 460 से 444 ईसा पूर्व। यह भी महत्वाकांक्षी शासक था। इसके दिमाग में बात आई कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सत्ता हासिल की है, तो मैं भी सत्ता हासिल करूंगा इसकी हत्या करके। इसी क्रम में क्या करता है कि वह अजातशत्रु की हत्या कर देता है। तो हमारा जो अगला शासक है, जो बौद्ध धर्म का जो हमारा जो अगला शासक है और जो हमारा हर्यक वंश का जो उत्तराधिकारी है, वह कौन है? उदयन या उदयभद्र। इसका शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ में इसे भी पितृहंता कहा गया है। अजातशत्रु के शासनकाल में यह क्या होता है? चंपा का उपराजा होता है। जैसे बनाया गया था अजातशत्रु को भी उपराजा बिंबिसार ने बनाया था। कहां का बनाया था? आपका होमवर्क है, जाके देखिए, हम कल आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में। तो अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का उपराजा बनाया गया था। अजातशत्रु अंग का उपराजा था। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उदयन ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर
पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया? उदयन ने किया। क्या लोकेशन है? गंगा और सोन नदी के संगम पे है और इसको कुसुमपुर के नाम से भी संबोधित करते हैं। पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम कुसुमपुर था। पीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा। ठीक, अब देखिए, अभी तक राजधानी मगध की क्या थी? राजगृह, जिसे आप गिरिब्रज कहते हैं। उदयन ने राजधानी को परिवर्तित किया। कहां किया? राजगृह से पाटलिपुत्र किया। और यह आगे चल के चाहे मौर्य वंश हो, चाहे नंद वंशों ने, वो शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी को वैशाली किया था, लेकिन मौर्य वंश, नंद वंश से, नंद वंश, मौर्य वंश, मयोत्तर वंश, गुप्त वंश की सारी राजधानियां ये पाटलिपुत्र ही रही है। आपको कल बताए थे, रायचौधरी का एक स्टेटमेंट था, मगध की साम्राज्यवादी नीति का प्रारंभ किसने किया था? बिंबिसार ने किया था, अंग को जीत के। और समाप्त कहां हुआ था वो? अशोक की कलिंग विजय के साथ। देखिए, काशी को जीता जा रहा है, विरेह को, मल्ल को, बज्जी को, और सारे राजवंशों को लगातार मगध में विलीन किया जा रहा है। अब देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई, कुसुमपुर कहते हैं। राजधानी क्या हुआ? राजगीर से पाटलिपुत्र, जहां बिंबिसार बौद्ध धर्म का, जहां अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वहीं यह जो उदयन है यह जैन धर्म का अनुयायी है। देखिए, नागदशक उदयन के बाद जो भी शासक बनते हैं हर्यक वंश के, निर्बल होते हैं, अयोग्य होते हैं, वह बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन की तरह योग्य शासक नहीं होते हैं। इसीलिए इस वंश का राजनीतिक इतिहास ही समाप्त हो जाता है। और इसी का एक योग्य अमात्य है। इसका जो अंतिम शासक था नागदशक, अनिरुद्ध होते हैं, मुंडक होते हैं, नागदशक होते हैं। इसका जो अंतिम शासक था नागदशक, उसी का एक योग्य अमात्य है शिशुनाग। वह मगध में अगले राजवंश की स्थापना करता है, जिसे हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह पितृहंता वंश था। इतिहासकार कहते हैं और बौद्ध परंपरा कहती है कि बिंबिसार से लेकर नागदशक तक ने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इन्हें पितृहंता वंश कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने मगध का राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया। हमारा जो कल का टॉपिक होगा या अगली क्लास का जो टॉपिक होगा, हम लोग शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, फिर नंद वंश पढ़ेंगे, फिर मौर्यों का इतिहास पढ़ेंगे। धन्यवाद।